हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट कंप्लीट कर लिया था और उसी के साथ हमने कॉमन अमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी हमने पूरी बात कर ली थी। ठीक है ना। कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट और जो थर्ड आपका लास्ट है वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, हालांकि मैं आपको बता गई थी कि तीनों में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीसी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें क्या करना है अब की बार हमें कलेक्टर को क्या करना है, कॉमन कर देना है। ठीक है, दोनों के लिए बना लेना आप, मैं एक के लिए बना रही हूँ, दूसरे के लिए आप बना लेना। अब की बार कलेक्टर को कॉमन करेंगे तो अगर मैं ऐसे बाहर की तरफ करंट दिखा रही हूँ तो ये कौन सा वाला है, एनपीएन। एनपीएन के लिए मैं बना रही हूँ, पीएनपी के लिए आप बना लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास कलेक्टर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास अमीटर है। ठीक है ना। इस साइड पर जहाँ मैंने करंट दिखाया है वो साइड हमेशा अमीटर की होती है और जो खाली वाली साइड होती है वो कलेक्टर की होती है, ये आपको पता है। तो ट्रांजिस्टर का प्रचालन या ऑपरेशन जनरली फॉरवर्ड बायस में किया जाता है, इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रही हूँ। इस वाली साइड को फॉरवर्ड में और इसको रिवर्स में, यानी कि एक्टिव रीजन में किया जाता है, मेरा मतलब ये है। तो ये एन है, तो पी को किससे कनेक्ट करेंगे अपन, पी से। ठीक है, और इधर ये एन है तो इसको कनेक्ट करेंगे पी से। सही है, ये लो। और ये मेरा कलेक्टर है, यानी कि ये इसको अपन ने कॉमन भी कर दिया है ना, इसलिए तो कॉमन भी होता है और ग्राउंडेड भी होता है। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है कि ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भू संपर्कित संग्राहक विन्यास के लिए समझाइए, तो वो ग्राउंडेड भी कह सकते हैं, कॉमन भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन वोल्टेज वी बी सी, बी और सी के बीच में, और ये कहलाती है वी ई सी। समझ में आ गई बात, मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया, हाँ नहीं सही है। ठीक है, ठीक है, ये लो। अब इसमें करंट की देख लो, इधर कौन सा करंट आएगा, आई ई। ये बेस से जॉइंट से बाहर जा रहा है तो ये वाले जॉइंट के अंदर जाएंगे, यानी कि ये आई बी हो जाएगा और ये वाला आई सी हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, मैंने एनपीएन के लिए बना दिया कॉमन कलेक्टर, आप लोग किसके लिए बना लेना, ये किसके लिए है, एनपीएन के लिए। पीएनपी के लिए आप लोग बना लेना। ठीक है, अब इसके लिए भी वही होता है, क्या नाम से, इसके लिए भी आप निर्गम अभिलाक्षणिक खींच सकते हैं और निवेशी अभिलाक्षणिक खींच सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब कॉमन कलेक्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली जो सीसी कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो सीई कॉन्फ़िगरेशन का ही एक स्पेशल पार्ट है। यानी कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन या ओबेनिस्ट क्या नाम से संग्राहक विन्यास जो है वो ओबेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास का ही एक विशेष रूप है। अंतर ये होता है कि जब हम कॉमन अमीटर की बात करते हैं तो वहाँ लोड जो कनेक्ट होता है वो अमीटर पे ही कनेक्ट होता है। मतलब मेरे कहने का क्या है, मैं समझाऊंगी अभी डायग्राम बना के। और यहाँ कॉमन कलेक्टर के केस में जो लोड होता है ना, वो आप कहाँ पे लेते हो, मैंने क्या कहा, उबेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में तो जो लोड होता है वो संग्राहक पर होता है, सॉरी, और इसमें जो लोड होगा ना वो अमीटर पे होगा, उल्टा है, मतलब दोनों का इन्वर्स है। समझ में आ रही है। तो कॉमन अमीटर में लोड जो होता है वो संग्राहक पर होता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर पे जो लोड होता है वो अमीटर पे होता है। भले ही इसमें कॉमन कौन होता है, कलेक्टर, लेकिन लोड कहाँ होगा, अमीटर पे। कैसे, वो सुनिए। पहले मैं इस चीज़ को लिखवा देती हूँ। एक्चुअली द सीसी कॉन्फ़िगरेशन is the special form of common emitter configuration. The difference is in CE configuration the load circuit is connected at CC circuit, sorry, at collector circuit, whereas in CC configuration the load circuit is connected at अमीटर सर्किट। कैसे, अभी बताती हूँ, है ना, उस बात का जवाब यहाँ आइए।
देखें मैं क्या बना रही हूँ आपके लिए, जो कॉमन कलेक्टर है उसका एक स्पेशल फॉर्म बना रही हूँ। मतलब बेसिक डायग्राम कॉमन कलेक्टर का ये होता है, जिसमें आपको दिखने में अमीटर कॉमन दिखेगा क्योंकि हम लोड वहाँ पे ले रहे हैं। यही तो अंतर है दोनों में, ध्यान देना। ये लो, ये कलेक्टर अमीटर और करंट की डायरेक्शन, चलो मैंने उधर एनपीएन बनाया था तो इधर भी एनपीएन बना देती हूँ। लोड यहाँ होता है, ये अमीटर पार्ट है, ये कलेक्टर है और ये बेस है, ठीक है। यहाँ आप लेंगे इनपुट, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्राउंडेड है, ठीक है। और ये आपका है कलेक्टर, ये है बेस, और यहाँ आप इसको कनेक्ट कर रखा है आपने, ये क्या नाम से, ये कौन सा है, पीएनपी नहीं, एनपीएन है ना, तो एन को किससे कनेक्ट करना है, पी से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो पहले, मेरे को पता है आप लोगों को डाउट हो रहा होगा। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली किसको बता रहा है, लोड को बता रहा है, ठीक है। कॉमन कलेक्टर का इंटरनल सर्किट दरअसल ये होता है, ठीक है। अब आपको दिखने में ये लग रहा होगा कि ये कॉमन अमीटर है, होता ही यही है कि कॉमन कलेक्टर कॉमन अमीटर का एक स्पेशल पर्पस सर्किट होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जब अपन कॉमन अमीटर की बात कर रहे थे ना, तो वहाँ लोड अपन कंसिडर करते हैं कहाँ पर, सी पर। लेकिन जब अपन कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं तो ये जो मैंने आर कनेक्ट किया है ना, ये एक्चुअली लोड है। आउटपुट यहाँ मिलेगा, इनपुट यहाँ मिलेगा। तो कॉमन कलेक्टर कॉमन अमीटर का एक स्पेशल सर्किट है, उसका एक स्पेशल फॉर्म है, क्योंकि इसमें लोड अमीटर पे लिया जाता है। तो कॉमन कलेक्टर में, अच्छा देखो, ये पहचानने का तरीका और है। जब भी आपको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे, अगर अमीटर पर लोड लिया है दैट मीन्स कि वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर कलेक्टर पर लोड लिया है दैट मीन्स कि वो कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन बेस में ऐसा कोई झंझट नहीं है, उसमें तो ऐसे ही पहचानता है कि उसमें बेस कॉमन होना चाहिए। समझ में आ गई। सो दिस इज़ एक्चुअली सीसी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लोड कहाँ लिया है, अमीटर पर। तो पहचानने का तरीका ही यही है कॉमन अमीटर और कॉमन कलेक्टर को। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे पहचानने की कोशिश करोगे कि कौन कॉमन है और कौन ग्राउंड है, तो फिर आप उल्टा बताओगे, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कॉमन कलेक्टर सर्किट होगा तो उसका आप लोड देखोगे, आप ये नहीं देखोगे कि उसमें किसको ग्राउंड किया हुआ है या फिर कौन सा टर्मिनल कॉमन है। तो अगर कॉमन कलेक्टर हुआ तो लोड कहाँ दिखेगा आपको, अमीटर पर, और अगर कॉमन अमीटर हुआ तो लोड आपको कहाँ दिखेगा, कॉमन कलेक्टर पर। यानी कि अगर मैं इसी का कॉमन कौन सा बनाती ना, सीई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, तो मैं कैसे बनाती पता है, यहाँ पे फिर मैं कलेक्टर को दिखाती, ये तो हो गया सी बी, यहाँ पर तो इनपुट होता वी आई, और यहाँ रेजिस्टेंस, और ये ग्राउंडेड होता, ये है आपका, नहीं ये ई है और ये सी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस तरीके से ये कनेक्ट होता, कौन सा है ये, एनपीएन है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लोड कहाँ लेती मैं, कलेक्टर पर, तो ये सीई कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आ गई आपको। ये बेसिक अंतर है जो कई बच्चों को नहीं पता होता। बाकी इसके जो निवेशी और निर्गम अभिलाक्षणिक है वो वैसे ही मिलते हैं शेप में जैसे कॉमन अमीटर के मिलते हैं। बाकी तो आपको अंडरस्टूड है कि अगर आप इनपुट वाला बनाओगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो वो किस किस के बीच में खिंचेगा, आई ई मतलब इनपुट करंट, और किसके बीच में, इनपुट वोल्टेज के बीच में। तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में उभयनिष्ठ संग्राहक के लिए खींचोगे तो आपको कैसे मिलेगा, इनपुट करंट कौन होता है इसमें, इनपुट करंट अभी तो बनाया, इनपुट करंट है इसमें आई बी, और किसमें, बी बी सी में खींचेगा, आई बी और बी बी सी में, जबकि आउटपुट वोल्टेज क्या होगी आपकी, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कर्व किसके बीच में होगा, आई बी और बी बी सी के बीच में, ठीक है। और कांस्टेंट कौन रहेगा, वी ई सी, ठीक है। और अगर आप खींचोगे कौन सा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो उसमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच, आउटपुट वोल्टेज कौन है, वी ई सी, और आउटपुट करंट कौन है, आई ई, जबकि इनपुट करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप ऐसे बना भी सकते हो। यहाँ पे आपके पास कौन होगी, आई ई आउटपुट करंट, और वी ई सी आउटपुट वोल्टेज, जबकि देखो ऐसे ही मिलेगा शेप में जैसा हमें उसके लिए मिला था, है ना। जबकि कौन, आई बी आपका कांस्टेंट है। जैसे ये आई बी 100 माइक्रो एम्पियर के लिए ले लो, ये आई बी मान लो 50 माइक्रो एम्पियर के लिए है, और ये आई बी इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर के लिए।
बात समझ में आ गई। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताई। समझ में आ गई। फिर इसके बाद इसके लिए भी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आप लोग निकाल सकते हो। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर उसको गामा से शो करते हैं। देखो अल्फ़ा से हमने कॉमन बेस में शो किया था, है ना, बीटा से कॉमन एमीटर में शो किया था, और इसके लिए जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है उसको गामा से शो करते हैं। अब गामा में भी आप गामा डीसी भी निकाल सकते हो, गामा एसी भी निकाल सकते हो। गामा डीसी निकालोगे तो देखो एम्पलीफिकेशन फैक्टर करंट का है तो वो तो ऐसे ही निकलेगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट यहाँ पे कितना है, आउटपुट करंट कितना है यहाँ पे, क्या नाम से इसकी बात करूँ अगर मैं गामा की, तो आउटपुट करंट कितना है, आउटपुट करंट है हमारे पास आई ई, और इनपुट करंट कौन है, आई बी, है ना, देख भी सकते हो। आउटपुट करंट ये रहा, इनपुट करंट ये रहा, तो आई और आई बी का रेशो गामा डी सी। और गामा ए सी की बात करेंगे तो अपन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी। बात समझ में आ गई। तो ये है गामा डी सी और ये है गामा ए सी। बात समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अपन इसको जैसे इसको डी सी करंट गेन भी कह देते हैं, या डी सी धारा लाभ, इसको अपन ए सी करंट गेन या ए सी धारा लाभ भी कह देते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब हमने जैसे क्षरण धारा निकाली थी, कौन से कॉमन एमीटर वाले केस में निकाली थी ना, कौन सी थी, कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट निकाला था। ऐसे इसमें निकलता है कलेक्टर टू बेस, इसमें निकलता है कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट। इसमें भी एक लीकेज करंट निकलता है, वो है कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट। देखिए फटाफट, देखिए आई ई क्या होता है, आई बी प्लस आई सी होता है। और पिछले ही केस में हमने पढ़ा है, सिंस आई सी जो होता है उसके लिए हमने इक्वेशन निकाली थी। आई सी कितना निकाला था, एल्फा डी सी आई ई प्लस आई सी ई ओ निकाला था, अगर आपको याद हो तो। पिछले ही हमने उसमें निकाला था ना, इसको आपको मैं दिखा देती हूँ। कौन सा है, आई सी, ठीक है ना। वो आई सी ई ओ क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे कॉमन एमीटर का था, ठीक है ना। यहाँ पे कलेक्टर टू बेस की बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा आई सी बी ओ, यानी कि कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट। तो यहाँ पे आई सी इक्वल टू एल्फा डी सी आई प्लस आई सी बी ओ बन जाएगा। अब आई ई यहाँ पे रख दो, किसकी वैल्यू, आई सी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो आई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, 2 की वैल्यू रख दो 1 में, तो आई ई कितना आ जाएगा, आई बी प्लस एल्फा डी सी आई ई प्लस आई सी बी ओ। ठीक है। अब आई ई वाली टर्म्स को एक जगह ले लो, ये 1 माइनस एल्फा डी सी बन गया, आई बी प्लस आई सी बी ओ, ठीक है ना। अब ये आई ई कितना आ गया आपके पास, आई बी अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी प्लस आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी, ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, ठीक है ना। आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, आपको पता है सिंस 1 अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी की वैल्यू कितनी होती है, हमने रिलेशन निकाले थे ना एल्फा वाले में, देखो यहाँ से निकाल सकते हो आप। मैं किसकी पूछ रही हूँ वैल्यू, 1, यहाँ से देखो इस वाले रिलेशन में से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 1 अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी, क्योंकि मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू रखूँगी। तो कितना आएगा पता है आपको, वो आएगा बीटा डी सी प्लस 1, आप निकाल के देख लेना। फिर इसकी वैल्यू मैं यहाँ रखूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर आई ई इज इक्वल टू बीटा डी सी प्लस 1 आई बी प्लस बीटा डी सी प्लस 1 और आई सी बी ओ। बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो आई सी बी ओ है ना, क्षरण धारा है, अगर आप इसको नगण्य मान लेते हो, किसको, इसको नगण्य मान लेते हो, इफ़ आई सी बी ओ इज़ नेग्लिजिबल, और ये नाम क्या है इसका, कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट, ऊपर लिख दिया मैंने, इज़ नेग्लिजिबल, तो आपके पास पता है क्या बन जाएगा, आई, ये तो नेग्लिजिबल हो गई ये पूरी की पूरी टर्म, तो क्या बन जाएगा, बीटा डी सी प्लस 1 इंटू आई बी, और आई बी को नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, तो आई ई अपॉन आई बी बन गया, और आई ई अपॉन आई बी को ही क्या बोलते हैं अपन, गामा डी सी, अभी तो बताया पीछे, इज इक्वल्स टू बीटा डी सी प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी कि ये अभी तो बताया गामा डी सी इज इक्वल्स टू आई ई अपॉन आई बी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो गामा डी आई बी को मैं नीचे ले आई, तो आई ई अपॉन आई बी हो गया, और आई ई अपॉन आई बी है ये, ठीक है।
आई अपॉन आई बी क्या बन गया, बीटा डी सी प्लस 1 बन गया, इसी को अपन क्या कहते हैं, गामा डी सी। तो इस तरीके से आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी जो है कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार देख लेना, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और लिख भी लेना, आई सी बी ओ क्या है, कलेक्टर टू अमीटर लीकेज, कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट है, और बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ये भी तब होगा, जैसे कलेक्टर टू अमीटर में तो क्या कहा था आपने, इनपुट टर्मिनल को या अमीटर टर्मिनल को अगर आप ओपन रखेंगे तो ये कब होगा, जब आप बेस टर्मिनल को ओपन रखेंगे तो ICBO की वैल्यू लगभग थोड़ी बहुत फ्लो होती है, तो ICBO भी लीकेज करंट है, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी कि लोड लाइन की अवधारणा और प्रचलन बिंदु के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।